हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अनुज द्विवेदी। आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड हर साल बोर्ड एग्जाम में भी, इवन कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इट मींस यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना होता है। मतलब यहाँ पे मेन टास्क है अपना केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारी थ्योरीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे प्री थ्योरी थी, दैट इज दी वर्नर थ्योरी, जिसने छोटे छोटे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अल्टीमेट यदि हम थ्योरी की बात करें अकॉर्डिंग टू थर्ड क्लास, तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो यहां पर मेनली एकेडमिक्स की मैं बात करूं तो थ्री थ्योरीज के बारे में पढ़ना होता है: वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस या आई थिंक लाइक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उस थ्योरी को मैंने कंसीडर कर रखा है, दैट इज दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि यदि आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझना है, अच्छे से सीखना है, तो उससे पहले आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि वहां पर किस तरीके की केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओवरकम करेगी। तो आज के जो सेशन होगा, इसमें हम बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स है इसकी, इसको भी मैं यहां पर क्लियरली आपको बताऊंगा। So point is valence bond theory is very important sub part of you can say coordination compounds. So start करते हैं अपनी कहानी को, और यहां पर सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। So first thing is what is the basic concept of valence bond theory, जिसको बच्चे 11th क्लास में भी पढ़ लेते हैं। मतलब जो छोटी छोटी चीजें होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी एटम के, किसी भी मेटल के ओनली जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शायद इसी वजह से इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट क्या है इसके बारे में, यहाँ पे जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्डिंग विद लिगेंड्स। ये क्या कहानी है? बेसिकली सबसे पहले यदि कोई भी एटम या एलिमेंट दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, और यदि हम उसकी बॉन्डिंग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मींस उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी और आपको न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड थिंग इज ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। सो देयर इज अ पॉइंट, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्डिंग विद लिगेंड्स। यहां पर बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? मेटल आयन की लिगेंड के साथ हो रही है। तो यहां पर सबसे पहले मेटल आयंस के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसकी लिगेंड के साथ बॉन्डिंग होगी। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप ये बोल सकते हो कि एक एडिशनल चीज है ओनली इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता। यदि आपने जो 11th क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, उसमें बेसिकली आपने सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन में फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो ओनली एंड ओनली, ऑलवेज रिमेंबर, ओनली एंड ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आंसर जस्ट आफ्टर यू कैन से 1-2 स्लाइड आपको मिल जाएगा कि यहां पर यदि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा या फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो क्यों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक 3 पॉइंट्स थे कि हमें किन चीजों की जरूरत होगी यदि यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को या हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। Another very important thing, complexes with coordination number 6. यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है देन दैट कॉम्प्लेक्स विल बी ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है कि यदि हम कॉम्प्लेक्स से ये क्लियर कर पाए कि वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना, ये बेसिक आइडिया पहले ही टीचर्स आपको क्लियर करा देते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन गिवन ऑर्गेनिक नॉट ऑर्गेनिक सॉरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको ऑलरेडी आप कैलकुलेट करते हो। तो यदि मेटल आयन की या कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होता है। कंफ्यूज नहीं ना, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों ही सेम टर्म्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यदि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर इट मे बी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन को ज्योमेट्री से कैसे रिलेट कर सकते हो, और जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम इतना तो जरूर क्लियर कर सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो आगे की कहानी आती है कि यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए। सो इसके बारे में सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट करने जा रहा हूं। सो सी हियर पॉइंट इज यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिया, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स की 6 होती है, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज एज आई टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड कि दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। ये कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होगा। और यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, इसकी सिंपल सी मीनिंग होती है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होनी चाहिए, जो कि आप लोअर क्लासेस मतलब 11th में ही पढ़ लेते हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कॉम्प्लेक्स को देख के ये चीज क्लियर कर सकते हो, इट मींस वो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा। और यदि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है इसका मतलब वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लेनी है। इसी की दूसरी फॉर्म ये भी होती है, यू कैन टेक d2sp3। तो कब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसके बारे में डिटेल में चीजें सीखनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स की 4 भी हो सकती है, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी भी कॉम्प्लेक्स की तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। कैसे क्रॉस चेक करते हैं कि टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल, वो बाद की कहानी, वहां पर आप बाद में क्लियरली सीखोगे, बट यहां पर मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं और हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट कर रहा हूं। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो एक पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो जाए, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ओके, नाउ यदि एक और भी पॉसिबिलिटी बनती है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, dsp2। dsp2, यहां पे sp3 नहीं है क्योंकि sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो कि नॉन प्लेनर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज नॉन प्लेनर। लेकिन जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनता है, मतलब वो प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर को पहले हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट किया और फिर आपने उसके थ्रू ज्योमेट्री भी क्लियर कर ली कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर इतनी है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ये पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद हम ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर देंगे। तो आगे सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज
Another very important thing, what is the magnetic behavior of complex? जब आप बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हो तो उसके साथ ही साथ आपको कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर भी डिस्कस करना होता है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो आपका डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो मैग्नेटिज्म का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? तो सी है पॉइंट इज, यदि कॉम्प्लेक्स के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इफ a complex have unpaired electron in any orbital, then complex will be paramagnetic. So complex will be paramagnetic if any unpaired electron is present. किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। नाउ सेकेंड थिंग इज, if all the electrons are paired, then complex will be diamagnetic. यदि कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी आपके टीचर्स ये भी बोल देते हैं कि आप यदि कोई पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करें। एंड another word is used here, spin only magnetic moment। तो spin only की मीनिंग क्या है? एक्चुअली आप जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पे, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से, लेकिन इसकी कुछ एक्सिस होती है और उस एक्सिस के अराउंड ये स्पिनिंग भी करता है। जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं और अपनी एक्सिस में भी रोटेट करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस में रोटेट करता है। तो आपने ये चीज़ 11th क्लास में पढ़ी होगी कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग क्लॉकवाइज होती है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एरो अपर साइड, ठीक है, इसको हम अप स्पिन बोलते हैं। और यदि एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन करता है तो हम इसको डाउन स्पिन से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट इज कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं स्पिन ओनली magnetic moment, because this magnetic field is only due to the spinning of electron. So what is the formula? Spin only magnetic moment is represented by mu, and mu equals to square root of n and n plus 2. And what is the unit of you can say mu, yeah, you can say magnetic moment, bm is Bohr magneton. Bohr magneton is unit of mu, spin only magnetic moment. And another thing is, what is n? N is number of unpaired electrons. जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो n की वैल्यू हो जाएगी, तो आप n की वैल्यू पुट करके म्यू की वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यदि क्वेश्चन इतना है कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बताना है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इस कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो हमने यहां पर कोई थ्योरी नहीं ली, डायरेक्टली क्वेश्चन को पिक किया कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको उसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस वे, डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स गिवन होगा, वहां पर आपको बताना होगा कि उस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात अभी मैं करता हूं, एंड उसका डाइपोल मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप म्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहां पर हमें केवल हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है। तो आओ सीखते हैं कि कैसे आपको क्या स्टेप्स करने होंगे। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली गिवन, दैट इज द कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्स। ये कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्स, एक्वा मीन्स वाटर इज एक्टिंग एज अ लिगेंड हियर। नाउ स्टेप फर्स्ट, आप क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। जो भी मेटल आयन गिवन है यहाँ पर, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें, जो कि आप प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हो। फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। यदि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो आप मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स लेट कर लें,
फिर आप चेक करें कि लिगेंड पे कितना चार्ज है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि आप सारे एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दोगे, चार्ज को ऐड कर दोगे, तो वो किसके इक्वल होगा, चार्ज ओवर दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे आप देखोगे तो +2 चार्ज है। इट मीन्स यहाँ पे 1 कोबाल्ट है, सो 1 into x is oxidation state of cobalt, plus there are 6 water molecules acting as a ligand, and water is neutral ligand, that's why charge over the water will be 0, and that value will be equals to +2. So now it comes to be +2. So यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +2. नाउ आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ओनली एंड ओनली आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग. सो कोबाल्ट इज एटॉमिक नंबर 27 and its outermost electronic configuration will be 3d74s2. This is the basic idea. बट यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2. सो +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल. सो ऑलवेज रिमेंबर, यदि आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द 4s, ऑलवेज फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल. सो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d7. तो यही मैंने यहाँ पे 3d7 रिप्रेजेंट किया. तो कोबाल्ट 2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7. तो 2 चीज़ें आपने कर ली हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दी और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया. जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हो, तो अब हमें जस्ट नेक्स्ट केस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को हमें रिप्रेजेंट करना होगा. तो अगला स्टेप होगा कि ड्रॉ ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, आपको आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करना होगा. तो आउटर मोस्ट सेल में 3d7 है, तो इसका मतलब है आप पहले 3d सबसेल बनाओगे. सो 3d एंड यू नो d सबसेल कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स. तो मैंने यहाँ पे 5 बॉक्सेस इस तरीके से बना दिया, 1 2 3 4 5. फिर आप नेक्स्ट ऑर्बिटल भी ले सकते हो. रीजन, क्योंकि एक चीज मैं और क्लियर कट बता दूं, इन बिटवीन यदि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. सी हियर, पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 6. सबसे पहले ये भी प्रेडिक्ट कर दिया. इससे हमें क्या आइडिया मिल गया कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टाहेड्रल. और माइंड में तुरंत हिट करेगी कि यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. तो हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ये सारी कहानी आगे सीखेंगे. इसका मतलब है कि हमें s, p और d ऑर्बिटल्स की नीड है. मैं इतना आपको बताना चाह रहा था. सो दिस थिंग इज बेसिकली 3d. ये आपकी 3d है, और फिर इधर ये 4s है, एंड क्योंकि 3d के जस्ट बाद 4s आएगा आउटर मोस्ट सेल में, उसके बाद 4p भी हो सकता है, 4p एंड p सबसेल कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3. तो मैंने 4p को रिप्रेजेंट कर दिया. और यदि हमें नीड होगी तो हम 4d को भी यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें आउटर d ऑर्बिटल्स की नीड है या नहीं. बट आप ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं. तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 4d ऑर्बिटल. चलते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे. तो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें. सो 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल, देन 1 इज हेयर एंड 1 इज हेयर, 1 इज हेयर एंड 1 इज हेयर. तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. देन पेयरिंग आप स्टार्ट करोगे, तो 1 एंड यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा. तो इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स की मैंने फिलिंग कर दी. तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग मैंने पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी. तो यहां पर आप देख रहे हो कि 3d में सारे ऑर्बिटल्स में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो या फिर डबली ऑक्यूपाइड हो, लेकिन हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. और मैंने एक चीज जस्ट अभी बताई है कि जब आप कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो आपको एम्प्टी ऑर्बिटल्स की नीड होती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स की नीड है. तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने पास 4s प्रेजेंट है, 4p प्रेजेंट है और 4d प्रेजेंट है. तो हमें
हाइब्रिडाइजेशन क्या लेनी होगी, sp3d2। क्यों D2 नहीं क्यों ले रहे हैं, D2 sp3 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनर d ऑर्बिटल्स हमारे पास फ्री अवेलेबल नहीं है, हमें आउटर d ऑर्बिटल्स की जरूरत है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, 4s पार्टिसिपेट करेगा, 4p पार्टिसिपेट करेगा और 2 d ऑर्बिटल जो कि 4d ऑर्बिटल। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, मैं यहां पे मार्क बना रहा हूं, 4s 3p और 2d, 2 d ऑर्बिटल ओनली यूज होंगे। सारे d ऑर्बिटल्स यहां पर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करने हैं क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करनी है, sp3d2। यदि इनर d ऑर्बिटल्स यूज होते तो d2 sp3 लिख देते, और यदि आउटर d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो sp3d2। मतलब जिस आप ऑर्डर में हाइब्रिडाइजेशन को ले रहे हैं उसी ऑर्डर में हाइब्रिडाइजेशन का नेम भी लिख देंगे। पहले 4s लिया है, 4s लिया मैंने, तो 4s फिर 4p एंड देन 4d, तो sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाएगी, sp3d2 hybridization will be present here. Okay, now point is कि यदि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आई हुई है तो किस टाइप का यहां पर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहीं पे आपको आंसर देना चाहूंगा कि बेसिकली यदि हमने वहां पर बोला था कि ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्यों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे कि ये मेटल आयन है, मेटल आयन यहां पर रिप्रेजेंट है और मेटल आयन को लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो लिगेंड्स जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल आयन को तो मेटल आयन के पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सके। सो प्रॉब्लम इज दैट कि जब लिगेंड मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेटल आयन के पास फ्री ऑर्बिटल्स होंगे तभी वो एक्सेप्ट कर पाएगा। इसी वजह से मैंने यहां पे बताया कि कॉम्प्लेक्सेस में जब आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फर्दर लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यदि इनर डी ऑर्बिटल्स हमारे पास फ्री अवेलेबल नहीं है, देखो यहां पर इनर डी ऑर्बिटल्स हमारे पास फ्री अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करोगे, आउटर डी ऑर्बिटल्स का आप यूज करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी और कब हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी। तो आपने यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्ट कर दिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स में, sp3d2। तो आपने यहां पे आंसर लिखना है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, sp3d2। ये क्यों ऐसा मैंने लिखा, वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दोगे। पॉइंट इज metal ion uses outer d orbitals in hybridization, outer d orbitals in hybridization। तो आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स sp3d2। नाउ एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप बताएं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसके लिए मैंने यहां पे चीजें मेंशन कर रखी हैं। सी हियर, इफ मेटल आयन यूजेस आउटर डी ऑर्बिटल देन कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कॉन्सेप्ट केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि मेटल आयन आउटर डी ऑर्बिटल्स का यूज कर रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब है दिस कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन देन प्रेडिक्ट व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो ध्यान रखना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स केस में ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है, और यदि मेटल आयन अपने इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज करता है तो कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इस केस में आपको हाइब्रिडाइजेशन sp
D2sp3 दिखेगी, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल का यूज किया गया तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगी। तो आप हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से भी ये बता सकते हो कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो आपने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ यू कैन से कॉम्प्लेक्स। नाउ one more question is also asked in your exam, that is also very important thing, inner orbital complex is more stable than outer orbital complex। मतलब आप inner orbital and outer orbital complex का यूज करके उन complexes की stability का order arrange कर सकते हो। ध्यान रखना, always inner orbital complex is more stable than outer orbital complex। reason is that because of lower energy d orbital। देखो जब inner d orbital बनेगा तो lower energy के d ऑर्बिटल यूज होंगे, ओके। तो लोअर एनर्जी के जब डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में तो बॉन्ड्स की एनर्जी कम होगी, जब बॉन्ड की एनर्जी कम होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यूनिवर्स का लॉ है, एज एनर्जी इंक्रीजेज स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो यदि लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, और यदि आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, इस वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए जस्ट ये चेक करना है कि यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो भी मैंने एग्जांपल लिया था उसके लिए प्रेडिक्ट करूंगा। तो आप एक बारी प्रीवियस स्लाइड में चलें, यहां पर आपने देखा था कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स में। तो यहां पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 2 ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन इन 3 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हमें ये देखना है कि डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए, स्पेशली कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट मींस यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n विल बी 3। और जब n की वैल्यू, पॉइंट इज यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो वो आपका डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, डायामैग्नेटिक। और यदि n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नॉन जीरो होती है, जीरो नहीं हो, 1 2 3 4 5, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब है n की वैल्यू यदि यहां पर 3 आ रही है, सो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करना। एडिशनल ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए म्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। म्यू विल बी व्हाट, म्यू विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 एंड यूनिट विल बी bm। यहां पे आप n की वैल्यू पुट कर लो एंड आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो मैं स्टेप्स को समराइज करना चाहता हूं, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। पहले आप जो भी कॉम्प्लेक्स दे रखा हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के जस्ट बाद आप उसकी आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर आप ये चेक करें कि इनर डी ऑर्बिटल में 2 डी ऑर्बिटल फ्री मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि 2 डी ऑर्बिटल फ्री नहीं मिल रहे हैं तो हमें आउटर डी ऑर्बिटल का यूज करना होगा, जैसा कि यहां पर मैंने किया था। और यदि इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे फ्री तो उन्हीं को यूज कर दोगे। तो इससे हमें यह पता लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 करनी है या d2sp3। उसी के बेसिस पे हम ये बता पाते हैं अगला स्टेप की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। उसके जस्ट बाद हमने मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यही 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दी जाती है, और कुछ और, जैसे कि आपने अभी जो कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया है एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ यू कैन से कोबाल्ट, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराई, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी थी, और वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट थे। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे जिनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी जाएगी, और उस पेयरिंग का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ने को मिलता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेयरिंग को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती, यही ड्रॉबैक है। लेकिन हमें यहां पर क्वेश्चन करने के लिए आइडिया ये होना चाहिए कि कब हम पेयरिंग करेंगे, कब पेयरिंग नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसी का सॉल्यूशन यहां पर 2-3 पॉइंट्स में है। आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, चाहे एकेडमिक्स के क्वेश्चन की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें, सब में आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि यदि हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो वहां पर हम बता सकते हैं कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी।
क्योंकि पेयरिंग जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स D2sp3 और sp3D2, क्योंकि अभी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आओ सीखते हैं पेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं पेयरिंग कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। ऐसा नहीं कि तीनों कंडीशन होनी चाहिए, एक भी कंडीशन फॉलो होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस चीज का आइडिया नहीं मिला है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होती है। लिगेंड के बारे में तो पढ़ चुके हो, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयन एंड मेक अ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इतना आपको पता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट इन शॉर्ट मैं व्यू देता हूं कि कुछ लिगेंड्स बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड होते हैं मेटल आयन के साथ, मतलब वो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, और जब वो स्ट्रांगली बॉन्ड बनाते हैं तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं। ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, एक्चुअल आइडिया आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वहां पर। तो लिगेंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स के एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आते हैं। सो here point is if strong field ligand is present like CO, CN, NO2 and EN is what? Ethylene diamine, then pairing takes place। यदि ये लिगेंड्स आपकी प्रेजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट है उस कॉम्प्लेक्स में, तो आप ऑलवेज पेयरिंग कर दोगे, d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दोगे, आपको कुछ और भी नहीं चेक करना है। फिर अगला पॉइंट क्या है और क्या आप देख सकते हो, अगला पॉइंट है इन केस ऑफ 4d एंड 5d मेटल आयंस ऑलवेज पेयरिंग टेक्स प्लेस। ये 4d एंड 5d मेटल आयन क्या चीज है, तो आप जिसको ये चीज क्लियर नहीं तो साइड में आप इसको क्लियरली समझ सकते हो कि 4d एंड 5d मेटल आयंस क्या होते हैं। तो आप कोई भी डी ब्लॉक की एक फैमिली ले लें, जैसे सपोज डैट मैंने ले लिया जो वेल फेमस है, इट इज निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, जो सबसे फेमस है उसी को मैंने कंसीडर किया। यहां से खूब क्वेश्चंस भी आते हैं। सो निकल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज 3d8 4s2। सो पॉइंट इज निकल में 3d इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम 3d मेटल बोल देते हैं, 3d सीरीज मेटल। अब आप जानते हो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं। तो यदि निकल के केस में 3d आ रहा है तो पैलेडियम के केस में क्या आना चाहिए, 4d एंड 5s2, एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दोगे 4d8। इसी तरीके से प्लेटिनम में फिर से एक सेल इंक्रीज हो जाएगी, इट बिकम 5d8 6s2। तो यहाँ पे 5d आ रहा है तो ये 5d सीरीज का मेटल है, और यहाँ पे पैलेडियम के केस में 4d आ रहा है तो ये 4d सीरीज का मेटल है। तो हम यदि, क्योंकि ये चीज़ मैंने डी ब्लॉक में ही क्लियर कर दी कि भाई आपको डी ब्लॉक में एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स क्लियर होने चाहिए कि निकल का फैमिली मेंबर कौन है, तभी तो आप क्लियर कर पाओगे कि 4d जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसमें मेटल आयन 4d सीरीज का है या 5d सीरीज का है। इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कोई 4d एंड 5d सीरीज का मेटल आयन। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फैमिली मेंबर को लर्न कर लें कि निकल के फैमिली मेंबर क्या हैं, कॉपर के फैमिली मेंबर क्या हैं, आयरन के फैमिली मेंबर क्या हैं। तो उसके आप फैमिली मेंबर के थ्रू क्लियर कर पाओगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर मेटल आयन इन पीरियोडिक टेबल, वो 4d सीरीज का है या 5d सीरीज का है। तो 4d एंड 5d सीरीज का यदि मेटल आयन है तो वहां पर ऑलवेज पेयरिंग होगी और कुछ भी नहीं देखना। तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि एक कंडीशन की नीड है, और थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज ग्रेटर देन +3, मतलब +3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +4 +5। वैसे एकेडमिक्स में ऐसा पॉइंट आता नहीं है, बट मैंने सारे कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की +3 से ज्यादा हो जाए, +4 +5 ऐसे, तो वहां पर भी ऑलवेज पेयरिंग होगी। तो यदि इन तीनों पॉइंट्स में एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है कोई कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर डी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। क्या कॉन्सेप्ट है पेयरिंग का, अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। उससे पहले 2 और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने नोट करके यहां पर बताया है।
अमोनिया इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और आपके भी एग्जाम के लिए। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ओनली व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज +3। यदि कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो या उससे हाई हो, तो उस कंडीशन में अमोनिया NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से एक्ट करेगा, इसका मतलब पेयरिंग होगी। और यदि मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती, मतलब +3 से लो होती है, तो अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होगा। इसका ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अमोनिया इज ओनली एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज +3 या उससे ज़्यादा। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये बात ध्यान रखना, एक्वा मीन्स वाटर एंड ऑक्सालेटो C2O4 -, ये दो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से एक्ट करेंगे ओनली व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो यहां पर देखो प्रॉपर्ली फिक्स किया गया है कि भाई केवल एक ही मेटल आयन लेना है, कोबाल्ट +3 हो तो एक्वा एंड ऑक्सालेटो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से एक्ट करते हैं, अदरवाइज ये लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होंगे। तो ये दो कंडीशन है कि अमोनिया कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कब वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन में होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के। तो कभी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से एक्ट करते हैं और कभी वीक फील्ड लिगेंड की तरीके से एक्ट करते हैं। तो एक्वा एंड ऑक्सालेटो लिगेंड्स आर ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, नॉट अदर काइंड ऑफ मेटल आयन। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती। तो ये मैंने प्रॉपर आइडिया दे दिया आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, और इसके अलावा जो बचेंगे वो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। अनदर थिंग इज, और इसका प्रॉपर आइडिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि ये कहानी क्या चल रही है, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, और फिर अमोनिया और वाटर ऑक्सालेटो लिगेंड के बारे में मैंने बता दिया। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि पेयरिंग की क्या कॉन्सेप्ट आती है। ओके, तो सी हियर, suppose that we take this kind of example is suppose that मैंने आयरन जैसे कि कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्स लिया था। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो लास्ट कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्स लिया है उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसी वजह से वहां पर वाटर वीक फील्ड लिगेंड की तरीके से एक्ट कर रहा है और पेयरिंग मैंने नहीं की थी। लेकिन यदि आप ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लोगे, अब दोनों मैं सिमिलर एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ताकि उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें। CO कोबाल्ट एंड एक्वा कॉम्प्लेक्स फिर से मैंने लिया, लेकिन मैंने डिफरेंस क्या कर दिया, वहां पर +2 चार्ज था, यहां पे मैंने +3 चार्ज कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना है। इस कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पहला स्टेप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये चेक करें कि जो लिगेंड यूज किया गया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, या आप ये भी चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने वहां पर फर्स्ट स्टेप बताया था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, जैसे मैंने लास्ट केस में बताया वैसे ही फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट वुड बी 3d6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां पे 3d7 था, जब +2 चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया तो इट बिकम 3d6। तो इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी। उसके बाद अब एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो अब आपको जो मैंने पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया उस पे जाना होगा। तो यहां पर कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका मतलब है कि इस केस में वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से एक्ट कर रहा है। सो यू हैव टू राइट हियर वाटर इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हेयर, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि एक्वा और ऑक्सालेटो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल लिया गया है। H2O इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हेयर बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। इसका मतलब क्या है, सो या thus पेयरिंग टेक्स प्लेस। ओके, तो आपने ये 2-3 स्टेप कर लिए। अब जैसे ही आप वहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिख देते थे, उसके बाद आपको ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो देखो इधर ध्यान से, नेक्स्ट थिंग इज ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन।
ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, आप इसकी आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस थिंग कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। तो सबसे पहले आप 3d लिखोगे। सो डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और डी सबसेल में बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैंने यहां पर 5 बॉक्सेस बना दिए, इस तरीके से 5 बॉक्सेस मैंने बना दिया है। और 5 बॉक्सेस बनाने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो पहले हम सारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3d के जस्ट बाद क्या होगा, 4s होगा। तो ये 4s हो गया, ये आपका 3d है। साथ ही साथ फिर 4p भी होगा, 4p मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और 4d को भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत लगेगी तो हम उसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 4d 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स 4d में भी ड्रॉ कर दिया। अब क्या पेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसको ध्यान से समझें। यदि यहां पर हमें नॉर्मली हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती डी सबसेल में, तो हम ऐसे फिल करते 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे करते। लेकिन यहां पर वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन्स की डी सबसेल में। तो अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। अब ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये कब होता है, पहले ये हुन्स रूल को ही फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे हुन्स रूल ऐसा नहीं कि फेल हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पहले हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही थी। जब लिगेंड मेटालाइन के क्लोज आया तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। इस वजह से लिगेंड के बाइंड होने के बाद बेसिकली, या उसके लिगेंड्स के यू कैन से सराउंडिंग में होने की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं मेटालाइंस में। इस वजह से यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हर ऑर्बिटल में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। पेयरिंग कभी भी हो तो आप 2-2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। अब देखो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया, और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद देखो हमारे पास 2 d ऑर्बिटल्स फ्री मिल रहे हैं। 2 d ऑर्बिटल्स फ्री मिल रहे हैं। जब 2 d ऑर्बिटल्स फ्री मिलेंगे, इसका मतलब हम इनर d ऑर्बिटल का यूज कर लेंगे। दैट इज द थिंग कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुई थी, लेकिन यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, d2sp3, क्योंकि हमें इनर d ऑर्बिटल्स अवेलेबल मिल गए हैं जो फ्री हैं। तो हम यहां पर 2 इनर d ऑर्बिटल्स लेंगे, एक 4s और आउटर मोस्ट के 4p ऑर्बिटल्स। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट, d2sp3, d2sp3। यहां पे आउटर d ऑर्बिटल्स का यूज नहीं किया गया क्योंकि हमें इनर d ऑर्बिटल्स ही एम्प्टी मिल चुके हैं। और हमने बोला है कि यदि इनर d ऑर्बिटल्स एम्प्टी मिल रहे हैं तो उसका यूज करोगे सबसे पहले, क्योंकि वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी लो होगी तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब देखो अगला आंसर इसी से मिल जाएगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है तो इसका मतलब है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो 1 बाय 1 आपको आंसर मिलने लगे। पहली चीज, ये कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, d2sp3, इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो दोनों में आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लोज एग्जांपल लिए। लास्ट में भी कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्स लिया था, यहाँ पर भी, लेकिन ऑक्सीडेशन चेंज होने की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो ये चीज, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगला क्वेश्चन क्या आता था, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप यहां पर देखो कि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हैं, मतलब हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, सारे पेयर्ड हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कि क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल एंड पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू एक्सप्लेन। तो आपको यही सारे स्टेप्स करने हैं। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर से ये चेक करें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी तो वहां पे 2 केसेस आएंगे जो आगे पढ़ने को मिलेगा आपको। और उसके बाद आप ये चेक करें कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी, फिर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करोगे और उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन को चेक करोगे। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि
प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बता दिया। अब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटीज हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो कब वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, कब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले 2-3 स्टेप बिल्कुल सेम होंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्टअप करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, निकल टेट्राक्लोराइड। इसका नेम अदर तरीके से होगा, मैंने नॉर्मल नेम ऐसे कॉमन बोल दिया, निकल Cl4, और इस पे मैंने +2 चार्ज बना दिया। ओके, नो, देयर विल बी नो +2 चार्ज, देयर विल बी -2 चार्ज। ओके, सो -2 चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे बना दिया। तो सबसे पहला काम क्या होगा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट थिंग इज यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप X लेट कर लोगे। सो X plus what is the oxidation state of Cl -1, और there are 4 Cl, so 4 into -1, और टोटल चार्ज कितना है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, -2। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, x इक्वल्स टू 2 -2 +4, क्योंकि उस साइड में लेके जाओगे तो +4 हो जाएगी, इट वुड बी +2। तो यहां पर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। फिर आप क्या चेक करोगे, सबसे पहली चीज कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसको हम आगे चेक करेंगे। तो अगली चीज आप सीखोगे कि यहाँ पे पेयरिंग होनी या नहीं होनी है। तो पॉइंट इज, उन्हीं 3 पॉइंट्स को आप एक बार रिकॉल करोगे अपने माइंड में कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी नहीं है, हाइलाइट्स आयन आर स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। मेटल आयन भी ये 3D सीरीज का है, ये 3D सीरीज का मेटल आयन है, तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। और क्या केस था वहाँ पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 नहीं है, +2 है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो नो पेयरिंग। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स हुन्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करने, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। उसके बाद आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिख के आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d8, कर दिया प्रॉपर्ली। उसके बाद आप ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस वे, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। सो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले 3D आपने पिक किया, 5 बॉक्सेस बना दिए क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं। फिर मैंने 4s लिया एंड देन 4p। ध्यान रखना यहाँ पर 4d लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें केवल dsp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है, तो हमें आउटर d ऑर्बिटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी केस में। तो ये आपका 3d हो गया और ये आपका 4s हो गया, एंड दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दें विदाउट पेयरिंग। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब आप देख रहे हो कि 3D ऑर्बिटल्स में कोई भी ऑर्बिटल आपको फ्री नहीं मिल रहा है, एम्प्टी नहीं मिल रहा है, मतलब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी से क्लियर किया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए या फिर dsp2। तो यदि हमें इनर d ऑर्बिटल्स फ्री ना मिले तो हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या करोगे, sp3। और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा। तो याद करने का जो सबसे सिंपल फंडा है कि यदि आपको इनर डी ऑर्बिटल्स फ्री ना मिले तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 होगी, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा। और यदि हमें इनर डी ऑर्बिटल एक भी फ्री मिल जाता तो हम हाइब्रिडाइजेशन dsp2 करते। तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल में इसी चीज को हम सीखेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है NiCl4 -2, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर दें, यहाँ पर आप देखोगे 2 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा,
पैरामैग्नेटिक होगा। बस यही सारे क्वेश्चंस आते हैं कि NiCl4 इज टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन। तो आपको बस इतने सारे स्टेप्स करने हैं। अब आगे की चीज़ क्या है, नेक्स्ट थिंग इज कि एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कि पेयरिंग हो जाती है और वहां पर हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली DsP2 होगी। तो इसी का जो नेक्स्ट फैमिली मेंबर है 4D या 5D सीरीज का मेटल, उस चीज़ को मैं कंसीडर करूंगा। जैसे कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके एग्जाम में आया है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज PdCl4-2। तो यहां पर पैलेडियम इज फैमिली मेंबर ऑफ निकल और ये 4D सीरीज का मेटल है। जब 4D सीरीज का मेटल है इट मींस लिखोगे आप पैलेडियम इज 4D मेटल, सो पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो पहली चीज आपने कंफर्म कर ली कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करें तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पैलेडियम की कितनी होगी, जैसे निकल में थी +2 उसी तरीके से पैलेडियम में भी होगी। और आप ये जानते हो कि यदि सेम फैमिली मेंबर हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इट मींस यहां पे पैलेडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की ही तरीके से होगा, बट ये 4D सीरीज का है तो ये 4D8 बन जाएगा, 4D8। अब आप इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करोगे, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप 4D ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दें तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 4D ऑर्बिटल ले लिया। चाहे जो सेल हो वहाँ पर D सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स ही होंगे तो ये 4D, उसके बाद क्या आएगा 5s बना दिया मैंने और उसके बाद 5p। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। मैंने क्या बताया, पेयरिंग हो रही है तो आप 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज लिखोगे। तो हम यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इस तरीके से, और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 4 ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया मैंने। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक D ऑर्बिटल आपको फ्री मिल रहा है और यदि कोई भी फ्री ऑर्बिटल मिल रहा है तो उसी का आप यूज करोगे। तो एक D और एक S, इसका मतलब अब केवल 2 P की नीड होगी। तो इस वजह से यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP2। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो D ऑर्बिटल हमें इनर D सबसेल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि इनर D सबसेल में हमें D ऑर्बिटल फ्री मिल जाता है तो हम उसी का यूज करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी। यदि हमें इनर D ऑर्बिटल्स फ्री ना मिलते तो हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 करते, जैसा कि लास्ट केस में किया था। वहां पर बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस से ही आप एक्सप्लेन करते हो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। एंड यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो n की वैल्यू 0 हो गई और ये डायमैग्नेटिक। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NiCl4 is paramagnetic and tetrahedral complex while palladium Cl4 is diamagnetic and square planar complex explain। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो आपको यही सारे प्रोसेस दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए करना होगा और सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो जाएंगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर्टेनली इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो आप इसको क्लियरली तैयार करके जाएं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब आपको मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से क्रिस्टल फिल थ्योरी आई थी। तो यहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स है। पहली चीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही नहीं प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाती कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये प्रॉब्लम है एक। दूसरी प्रॉब्लम है कब पेयरिंग होगी कब पेयरिंग नहीं होगी, इसके बारे में भी उसने नहीं कुछ भी बताया। ये जो मैंने पॉइंट्स यूज किए हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के यूज किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां पर आएगा, यहां पर कैसे करोगे विदाउट नोइंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मैंने वहां पर पॉइंट वाइज लिखा दिया कि कब पेयरिंग होगी या कब पेयरिंग नहीं होगी। बट ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया था। तो कब पेयरिंग होगी, किस केस में पेयरिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं एक्सप्लेन करती। तो दूसरी ये ड्रॉबैक है। तीसरी ड्रॉबैक ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं करती। वाई कॉम्प्लेक्सेस आर एंड मेटल आयंस आर कलर्ड, ये भी कोई एक्सप्लेनेशन ये
नहीं देती। तो ये 3-4 इसके ड्रॉबैक हैं, इसी वजह से न्यू थ्योरी आई थी। और वो जो क्रिस्टल फिल थ्योरी है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। एंड यदि आपको क्रैश कोर्स में इनरोल करना है तो आप बेसिकली हमारे पास तक्षशिला एजुकेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स मींस आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हो। एंड इनरोल करने के लिए आपको 9818781682 पे आपको मैसेज करना होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, यदि आप 11th से 12th में आई थिंक 11th पास आउट करके आप 12th में जा रहे हैं, तो न्यू सेशन के लिए आप फुल लेंथ कोर्स को परचेज कर सकते हो, फुल लेंथ कोर्स में इनरोल कर सकते हो, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्टअप होगा। ओके।